हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो है हिंदी पेडागोजी से। इस वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी के 15 प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कराने जा रहे हैं। तो आइए चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए इसमें देखिएगा पहला वाला क्वेश्चन कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ यानी मुहावरे और लोकोक्तियाँ सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो देखिए कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ, तो ये सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन में देखिएगा, पहला है कि मुहावरे एवं लोकोक्तियों का सुचिंतित प्रयोग करना, यानी मुहावरे और लोकोक्तियाँ तो सीखने और सिखाने का महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि मुहावरे एवं लोकोक्तियों का सुचिंतित प्रयोग करना। या अगला है कि मुहावरे एवं लोकोक्तियों का निर्माण करना। या सी है कि मुहावरे एवं लोकोक्तियों का अर्थ बताना। तथा डी है कि कोश से मुहावरा एवं लोकोक्तियों का अर्थ देखना। तो आइए देखिएगा कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पूछा जा रहा है। तो इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ सीखने और सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि हम मुहावरे एवं लोकोक्तियों का निर्माण करें। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि मुहावरे एवं लोकोक्तियों का निर्माण करना। ठीक है, अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि तपस्या 7वीं कक्षा में विभिन्न संदर्भ में पृथ्वी, वसुधा और भूमि शब्दों के प्रयोगों की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है। ऐसा करने में उसका उद्देश्य है। देखिएगा तपस्या, तो तपस्या एक टीचर है, वो 7वीं कक्षा में विभिन्न संदर्भ में पृथ्वी, वसुधा और भूमि शब्दों के प्रयोगों की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है। तो इसका उद्देश्य क्या है, यानी पृथ्वी, वसुधा और भूमि शब्दों के प्रयोगों का प्रयोग करने का, बच्चों का ध्यान आकर्षित करने का, तो ऐसा करने का उसका उद्देश्य क्या है। तो पहला देखिएगा कि शब्द भंडार का विकास करना, यानी बच्चों के अंदर तो शब्दों के भंडार का विकास करना तपस्या का ये उद्देश्य है। या भाषा का व्यवहारिक ज्ञान देना, देखिएगा भाषा का व्याकरणिक ज्ञान देना। अब अगला वाला देखिएगा कि हिंदी की बारीकियां समझाना या पर्यायवाची शब्दों की परिभाषा देना। तो चलिए देखिए कि तपस्या का जो है, तपस्या जो 7वीं कक्षा में विभिन्न संदर्भ में पृथ्वी, वसुधा और वसुंधरा या भूमि शब्दों के प्रयोगों की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित कर रही है। तो उसका ऐसा करने का उद्देश्य ये है कि वो बच्चों के शब्द भंडार का विकास करे, यानी शब्द भंडार का विकास करना। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो आइए देखिए कि लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण तो क्या है। तो पहला है कि आंखों देखी घटनाओं को लिखना। उसके बाद बी है प्रतिलिपि। सी है अधूरी कहानी को पूरा करना। या कहानी, कविता आदि का सृजनात्मक लेखन। तो देखिए इसमें कि लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण तो ये है कि प्रतिलिपि, यानी प्रतिलिपि जो है तो लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी बी नंबर वाला जो है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। पहला है कि पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास, यानी बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये है कि पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास। या अगला है कि भाषिक संरचनाओं का अभ्यास। या सी देखिएगा कि अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान देना। या डी है कि विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री। तो आइए देखिए कि बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है। तो चलिए देखिए कि साहित्य के किस विधा के शिक्षण में तो सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है। तो पहला वाला देखिएगा कि पहला है आत्मकथा। उसके बाद बी है संस्मरण, सी है एकांकी तथा डी है जीवनी। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि साहित्य के
किस विधा में पूछा गया है कि शिक्षण में साक्षर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है, तो वो है एकांकी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, यानी 6 नंबर वाला क्वेश्चन है इस वीडियो का कि गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अब इसमें कहा गया है कि गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य तो कौन क्या नहीं है। तो पहला है कि समृद्ध भाषा प्रयोगों के उदाहरण प्रस्तुत करना, यानी गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य तो ये नहीं है कि समृद्ध भाषा प्रयोगों के उदाहरणों को प्रस्तुत करना, या समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान देना, या भाषा संरचना की समझ बढ़ाना, या विभिन्न प्रकार की भाषिक प्रयुक्तियों का परिचय देना। तो चलिए देखिए कि गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है पूछा गया है। तो गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य ये नहीं है कि समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान देना, यानी समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान देना, तो ये गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब इसमें पूछा गया है कि बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में यानी गणना में तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो पहला है तत्सम शब्दों का प्रयोग, यानी बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तत्सम शब्दों का प्रयोग, या अभिव्यक्त विचार, या वर्तनी, या वाक्य विन्यास। तो आइए देखिए कि बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अभिव्यक्त विचार, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है कि भाषा में आकलन संभव है। तो पहला है कि केवल गतिविधियों द्वारा, उसके बाद सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अवलोकन द्वारा, सी है केवल परीक्षाओं द्वारा, या डी है केवल परियोजना कार्य द्वारा। तो कहा क्या गया इसमें कि भाषा में आकलन संभव है। तो आइए देखिए कि भाषा में आकलन संभव है किस क्रिया द्वारा। तो भाषा में आकलन संभव है सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अवलोकन द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि कोई एक भाषा लिपियों में लिखी जा सकती है, हाँ उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। तो देखिए कि कोई एक भाषा लिपियों में लिखी जा सकती है तो उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। तो पहला है 3, उसके बाद सभी, सीमित, या एक। तो देखिएगा कि कोई एक भाषा जो सभी लिपियों में लिखी जा सकती है, यानी कोई एक भाषा तो वो सभी लिपियों में लिखी जा सकती है, हाँ उसमें जो है थोड़ा फेरबदल हो सकता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी सभी लिपियों में लिखी जा सकती है। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो 10 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा कि साधारण तौर पर शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्गों की पहचान हो जाए। तो यह विचार पूरी तरह से क्या है कि जब साधारण तौर पर शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सिखाना चाहिए कि जब उन्हें वर्गों की पहचान हो जाए। तो यह विचार किस तरह से संबंधित है। तो पहला है कि अवैज्ञानिक, यानी अवैज्ञानिक तरह से ये संबंधित है विचार कि बच्चे लिखना तब सीखें कि जब उन्हें वर्गों की पहचान हो जाए, या सही एवं स्वीकार्य है, या वैज्ञानिक है, या बाल स्वभाव के अनुकूलन है। तो देखिएगा कि साधारण तौर पर शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्गों की पहचान हो जाए। तो ये विचार जो है पूरी तरह से वैज्ञानिक है, यानी साइंटिफिक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है कि पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है कि। अब देखिएगा कि पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए तो क्या जरूरी है कि। तो पहला है कि बच्चों को द्रुत गति से पढ़ने के लिए बाध्य किया जाए, यानी पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए तो बच्चों को द्रुत गति से पढ़ने के लिए बाध्य किया जाए, या बच्चों को बोल बोल कर पढ़ने के लिए निर्देश दिए जाएं, या बच्चों को शब्दार्थ जानने के लिए बाध्य किया जाए, या देखिएगा कि बच्चों को विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाए।
तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए यह जरूरी है कि बच्चों को विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाए। यानी इसमें जो है तो बच्चे की पढ़ने की कुशलता का विकास और तेजी से होगा और अधिक होगा कि जब बच्चों को विभिन्न प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि बच्चों को विविध प्रकार के विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, अब चलिए अगला वाला हम क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा कि पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन। अब देखिए कि भावपूर्ण पठन यानी पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन तो ये कहाँ पर लागू होता है। तो पहला देखिए कि केवल कविताओं पर ही लागू होता है, यानी पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन तो ये केवल कविताओं पर ही लागू होता है, या पठन का एकमात्र आदर्श रूप है, या पठन की पहली और अनिवार्य शर्त है, या डी देखिएगा कि अर्थ को समझने में मदद करता है। तो चलिए देखिए कि पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन, तो भावपूर्ण पठन यानी पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन जो है तो ये अर्थ को समझने में मदद करता है। ठीक, अब चलिए देखिएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्राथमिक स्तर पर अधिकांशतः बच्चे कविताएं पसंद करते हैं। प्राथमिक स्तर पर जो अधिकांशतः बच्चे होते हैं तो वो कैसी कविताएं पसंद करते हैं, यानी जब बच्चे छोटे होते हैं, पीआरटी लेवल पर होते हैं, तो ऐसे बच्चे किस तरह की कविताएं पसंद करते हैं। तो देखिए कैसी कविताएं बच्चे पसंद करेंगे प्राथमिक स्तर पर, कि लयपूर्ण कविताएं, या छोटी कविताएं, या वीर रस की कविताएं, या नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत कविताएं। तो देखिए कि जब प्राथमिक स्तर पर अधिकांशतः बच्चे जो होते हैं तो वो छोटी कविताएं पसंद करते हैं, यानी वो बच्चे छोटे होते हैं और उनको जो है छोटी कविताएं पसंद होती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि प्राथमिक स्तर पर अधिकांशतः बच्चे छोटी कविताएं पसंद करते हैं। तो बी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है इस वीडियो का कि बच्चों की लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो देखिए कि बच्चों की लेखन क्षमता के आकलन में कहा गया है कि सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। तो पहला है मानक वर्तनी, या विचारों की स्पष्टता, या मौलिकता, या कल्पनाशीलता। तो देखिएगा कि बच्चों की लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण जो है तो वो है मानक वर्तनी। मानक वर्तनी जो है तो ये बच्चों की लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 15 है इस वीडियो का कि नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब देखिए कि नाटक शिक्षण में कहा गया है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो पहला है कि पढ़े गए नाटक का मंचन, यानी नाटक शिक्षण में तो सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये है कि पढ़े गए नाटक का मंचन, या पात्रों का चरित्र चित्रण लिखना, या लिखित परीक्षा, या मुख्य संवादों के सुंदर रूप लिखना। तो देखिएगा कि नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण यानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण वो है कि पढ़े गए नाटक का मंचन। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।